हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो शोएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, जो कि भाई साहब ये वही वकील दोबारा से पकड़ा गया है। मतलब आ गया, पकड़ा नहीं गया, आ गया। ये नई बकचोदी लेके आया। देखते हैं इसकी बकचोदी, सुनते हैं। इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी को कुवैत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो देखते हैं इस पे ये वकील साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वकील साहब की बकचोदी किस लेवल तक जाती है। शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब, जिनसे पहले भी एक दो वीडियो हमने की है। बड़ी सख्त अंदाज में ये बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसपे शायद इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बताया जाता है, इवन इन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा कि जी भाई, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ है। लेकिन देखने में ही आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुवैत के विजिट पे गए हैं, वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। फुटबॉल मैच की जो ओपनिंग सेरेमनी है वहां पे मेहमान खसूसी के तौर पे बुलाया जा रहा है। कभी सऊदीया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है, कभी कतर से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है, कभी इजिप्ट से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कभी टीटीपी यहाँ पे अटैक करती है। अभी आज की खबर है कि 16 पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई, 8-10 के करीब जख्मी हो गए। क्या वजह है कि हम दो नेबर होने के बावजूद, दो मुस्लिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान होने के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं, जबकि जिसे हम ये कहते हैं कि वो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी मुसलमानों से नहीं बनती, वो जाके हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे कि आप जो मैंने आपको टॉपिक बताया अभी डिस्कशन के हवाले से, क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है। 25 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफी चीजें हैं इंडिया के पास, जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही है जाके वहाँ पे, और IT के तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ही ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह काट लिया गया। तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि अगर तुम्हें कम जमीन मिली तो जिन्ना की अपनी बुंड बना रहा था, जा जिन्ना की कबर खोद, पकड़ उसका खोलो, उसकी हड्डियां उसको हिला कि हमें कम क्यों मिला। जिन्ना इतना बड़ा चूतिया तो था नहीं, इसको कम मिलता और वो मान जाता है ना। पापा बोलते ना उसको, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी करी है, फिर तो तुम्हारे पापा ने नाइंसाफी करी है, फिर तो तुम्हारे साथ जाओ पी लो। सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने हनाकाबा पर कब्जा कर लिया था। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और शरफ साहब गए थे, हाँ, शरफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी का निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की वफाज को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना, वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज, आपको क्या लगता है कि कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए, नो नोट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री इंडिया क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं, मेरे 3री 4थी 5वीं, चलो जितनी भी बनती है, और 8वीं मुल्क बनते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी, वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, SCG कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत फटे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिनके खिलाफ लड़ा था,
नो डाउट यहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। बिल्कुल ये भी सर, तो चीज़ ऐसे ही देखनी है। है, और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। अभी अच्छा, हम लोग शादी ब्याह देखते हैं, बड़ी बड़ी शादियां देखते हैं या होटल्स देखते हैं, है ना, उसके बाद चौकीदार टाइप के खड़े होते हैं, बाउंसर वाउंसर खड़े होते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है क्या पुलिस वाले वहां खड़े होंगे या आर्मी वाले खड़े होंगे? बड़ा कॉन्सर्ट होता है वहां पे, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले होते हैं, कभी देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले खड़े हैं या फिर पुलिस वाले खड़े हो, आर्मी वाले खड़े हो? देखा कभी? इसे कहते हैं भाड़े की फौज। तुम्हें पैसा देके तुम्हें तो डांस भी, मुजरा भी करवा सकते हैं, जैसे लाहौर में होता है ना वो नाइट मुजरा, तुम्हारे आजकल बैंकों में भी होने लग गया है। तो भाड़े की फौज होती है, भाड़े की। और कोई भी ना अपने फौजी, अपने लोग नहीं मरवाना चाहता। जब पता कि पैसे लगने हैं, ठीक है, मरने दो। तो वैसे भी तुम लोगों की जान की कोई अहमियत नहीं है, तुम लोगों की कोई अहमियत नहीं है। तुम लोग मरते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फौजी मरता तो फर्क, हाँ भाई 16 फौजी शहीद हुए, अब जाके मारेंगे हम। पब्लिक मर दिया, मरने दो, कूड़े कबाड़े, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम लोगों की, ना तुम्हारे मुल्क में ना तुम्हारे मुल्क से बाहर। ये तुम लोग खुद बोलते हो। 80-85 हजार तुमने अफगान जंग में गवा दिए है ना। और तो जिसकी बात कर रहा ना, ब्लैक सितंबर, तेरा जिया उलट था ना मेरे ख्याल से, दांत खट्टे करने वाला, जॉर्डन के किंग ने हायर किया था उसको। 25,000 फलस्तीनी ठोक दिए थे उसने, लिटरली ठोक दिए थे, लिटरली ठोक दिए थे। इतनी बड़ी तुम्हारी फौज है, आज तक कश्मीर क्यों नहीं ले पाई? आज तक कश्मीर क्यों ले नहीं पाई, ये बता। और ये बता दे मुझे, चल, नंबर 1 फौज किसकी है? यूएस की। नंबर 2 पे आती है चाइना की। नंबर 3 पे आती है इंडिया की। इन तीनों कंट्रियों की, चल इंडिया की छोड़ दे, पापा बोलता है ना तू, तुम्हारी कंट्री यूएस को, चाइना को, तुम्हारे पापा की फौजें कितनी जाती हैं ऐसे भाड़े पे? देखा है कहीं? कभी देखा है? क्योंकि उनकी वर्थ, उनकी औकात है, इस वजह से। तुम लोगों की औकात नहीं है भाई। हमारी फौजें पता कहां मिलेगी? यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ब्लू हेलमेट, पता नहीं 6,000 या 60,000 कुछ फौजी हमारे यूएन पीस कीपिंग फोर्स में है। यूएस की फोर्सेज हैं, उसमें फ्रांस की है, फ्रांस की है शायद चाइना की भी उसके अंदर है। उसके अंदर तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम भाड़े की फौज हो, तुम्हें भाड़े पे लेके तुम्हें किसी देश के खिलाफ भी लड़वा दिया सकता है। अभी तुम ईरान के खिलाफ करने वाले हो, चाइना के खिलाफ तो उठोगे नहीं, टेररिज्म जरूर फैलवाओगे वहां पे, देख लेना तुम। तो वकील साहब इतना मत उछलो, तुम एफिडेविट के लायक भी नहीं हो, तुम किसी की एनओसी बनाने लायक नहीं हो। ऐसे अगर तुम जैसे बात करते हो ना, जज के सामने बात करोगे ना, कान फाड़ देगा जज, जीभ से पोछा लगवाएगा, समझ गए? हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना। क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में, इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करें। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी, इनको मजबूर करे इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, वहां से निकाले। नहीं वो कैसे निकाल दे? मैंने दुबई का, यूएई का विजिट किया, वहां पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहां पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे हैं। मैं कहता हूँ सऊदीया, यूएई की तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके सीईओ कौन है। आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, यूएई से निकाल दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो आपकी बात कर रहा हूँ, देखें। और अब एक बात बता, नाकारा तुम्हारे, चोरी करने वाले तुम्हारे, लड़कियों के पीछे गंदगी करने वाले तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे जो प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे जो ये आर्मी चार्मी रहते, इनकी कोई औकात नहीं है, तो तुम लोगों की क्या औकात होगी बे? वो लोग ईमानदार नहीं है, तुम कैसे ईमानदार हो सकते हो बे? ये देख, सारे घुमंड ठाट बाट प्रोटोकॉल अमेरिका में जाकर ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि तलाशी तो देनी पड़ती है, फिर चाहे आप कोई आम शहरी हो या फिर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। डड्डू चार्जर बड़ी तकरीरें, सर पे दुपट्टे रखती है। जीना मुश्किल कर दिया है नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का पाकिस्तानियों ने लंदन में। का बैग इसने पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान नहीं है तो सर पे दुपट्टा नहीं है। चोर की सेक्रेटरी जा रही है डड्डू चार्जर।
और वहाँ पर लोग सैलाब से मर रहे हैं और ये वहाँ अवाम के पैसे, अवाम के पैसे से यहाँ ऐश कर रही है। ये पाकिस्तानी गरीबों का खून चूस के यहाँ फिर रही है लंदन की सड़कों पे चोरनी, और हमें कहती है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। सारा खा गया पाकिस्तान। मेरा जो भाई है ना, आप ऐसे बैग भर के लाया जैसे कभी भी नहीं जाएगा। तुम्हें खबर नसीब ना इंशाल्लाह। तेरा नवाज शरीफ, ये तेरी मरियम नवाज, ये तेरा, ये देख क्या ना तेरा एक्स आर्मी चीफ। वो अफगानिस्तान में जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ नहीं हूँ भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तक बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाऊगुर पाकिस्तान दे पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कोना वर्कवला वजल तरगला د پاروپا کې कोना ورکې پسپینه ګیره د ورسره ناس چې د خزه ده کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه د ما په خیال ولور نه د ما په خیال کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه راوت وسی کلیسا په خلک ناسته دلته مشاته پولیس کړه، پولیس نه ما په دې باندې شروع کړ، دومره به میټه بوله ولکه خر دومره به میټه بوله دلته مشاته پولیس دي। तुम्हारी ये औकात है बात करते इंडियंस को निकाल दो। मेहनत करने वाला बंदा कहीं भूखा नहीं मरता, वो कहीं ना कहीं अपना काम निकाल लेगा। दिमाग रखते हैं हम लोग, तुम्हारी तरह जिहाद नहीं रखते दिमागों में। मुसलमान मुसलमान, 2 गोली पड़ी, हाय अल्लाह मर गए अल्लाह, ये नहीं करते। जिगरा रखते हैं यहाँ पे, भिड़ेंगे तो ठीक से भिड़ेंगे, या तो आर या बाहर। तुम्हारी तरह नहीं है भाग जाते पेंट उतरवाते हैं जैसे, ऐसे नहीं है। फिर चाहे इंडिविजुअल बंदा हो चाहे हमारी आर्मी हो। 62 की जंग में हम भागे नहीं थे, सामना करा था हमने। कम थे फिर भी पेल लिया था, हमारे पास रिसोर्सेस कम थे फिर भी पेल रहे थे हम। हमारे फौजी के पास वो बर्फ वाले जूते तक, जैकेट्स तक नहीं थी, उसमें सरवाइव करा था हमने। जितनी टफ ट्रेनिंग होती है उनकी, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ना तुम्हारे फौजियों की ना तुम लोगों की। अबे तुम लोगों के जो छोड़ो, जो तुम्हारे बड़े बड़े हैंगे, जिनके इतने सारे पैसे वैसे लगे पड़े हैं, जिनके पॉलिटिशियंस हैंगे, उनकी कोई औकात नहीं है। कोई भी बोलता छुरी मार दूंगा तेरे को लंदन में। अभी जो तुम्हारा भी सिटिंग कोई हैगा मिनिस्टर, उसकी गांड फाड़ दी थी बाहर। तो तुम्हारी क्या औकात है ये बता दो। उन्हें भी पता है, बाहर वालों को भी, तुम लोग साले जाहिल हो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुर्की, गेट आउट पाकिस्तानी, ग्रीस से गेट आउट पाकिस्तानी, तुम्हारे वीजास बंद हैं। गंदी हरकतें करते हो तुमने पूरा ब्रिटानिया, यूके, तुमने पूरा वो मुस्लिम कंट्री ऑलमोस्ट बन चुका है। सबसे ज्यादा शरिया कोर्ट, 85 कोर्ट है शरिया कोर्ट यूके के अंदर। सोचो, लंदन का जो मेयर है, क्या सादिक करके कुछ हैगा, वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है। पूरा सड़ा दिया वहां पे कई एरिया कहते ऐसे हैं कि उस एरिया में आप जाना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाहर जाओ तो चिल्लर रख के ले आना, कोई अगर पैसे वैसे मांगे तो पाउंड दे देना, 2-4 पाउंड, बहस मत करना। ये तो हालात तुम लोगों ने लंदन के कर दिए हैं। तुम जर्मनी में जाओ, वहां गंद मचाओ, फ्रांस में गंद मचाओ, तुम इटली में तुम गंद मचाओ, तुर्की में तुम गंद मचाओ, ईरान में तुम गंद मचाओ, सऊदी में तुम गंद मचाओ, कतर से तुम्हें लात मार के भगाया जाता है, दुबई से तुम्हें लात मार के। अबे तुम रहने लायक कहां पे हो ये बता दो ना। तुम काम में हरामखोरी, तुम धर्म में हरामखोरी, तुमने छोड़ा क्या बता दो मुझे। वकील साहब, होमवर्क करके आना चाहिए, पढ़े लिख के आना चाहिए। वैसे तुम पढ़े लिखे तो मुझे वही लगता है, बस वही है, आओ जी बाबू जी, अच्छा वो बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, कमीशन मेरा इतना दे दो। उनको दलाल कहते हैं, उनको वकील नहीं कहते, उनको दलाल कहते हैं। के अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। अच्छा। ये जब इन मुल्कों को मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है तो यही जो इंडिया के अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं। और उनका जैसे 1857 की जंग आजादी को किसने कामयाब नहीं होने दिया? हिंदुओं ने कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा। उस वजह से नहीं कामयाब होने दिया कि इन्होंने जाके मुखबरियां की अंग्रेजों को, सिखों ने इनके खिलाफ जंग लड़ी है। वरना उसी वक्त जिस तरह मुसलमानों की मजबूत थी, बहादुर शाह जफर की फौज मजबूत थी, बखत खान मजबूत था, उन्होंने अंग्रेजों
का सफाया कर देना था। लेकिन मीर सादक, मीर जाफर, ये सर ये तो उससे पहले की बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज जैसे आपने बात की है वही है ना, कि बिल्कुल कतार हमारे अंदर है। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई उधर से ऐसा हुआ, इधर से ऐसा हुआ। अगर हम आजादी, जंगे आजादी की भी चले, आपने स्टार्ट किया, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने हीरो से जो हिंदू थे, जो सिख थे, और कितने हीरो से जिन्होंने आजादी की जंग में मुसलमान थे, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नो डाउट मुसलमानों ने भी किया, सिखों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया। 1857 की जंग तो लड़ी ही मुसलमानों ने थी। नहीं, मैं गोरों से आजादी की बात कर रहा हूँ। गोरों की आजादी की बात जब देखें, वो तो हिटलर ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन का जो बानी है, जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो जितनी भी ये वस्ते एशिया की रियासतें आजाद हुई हैं, अजरबैजान वगैरह, उसका जो बानी है वो जनरल ज़ियाउल हक है। अच्छा, इस तरह बिल्कुल देखें, उसने रशिया की कमर तोड़ी और मुआशी लिहाज से रशिया इतना कमजोर हो गया। तो फिर तो ये यूक्रेन हो गया, या जिन जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया है। नहीं, मेरी बात सुने ना, एक मिनट आपकी पहले जवाब दे दो। इसी तरह ये जो इंडिया, जो बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मौजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसका कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया। वरना वो छोड़ के जाते, बरसगीर सब कंटिनेंट उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। ठीक हो गया। अच्छा चलो वकील साहब एक बात बताओ, 1857 की जंग में कौन कौन थे, नाम बताओ। 1857 की जंग में कौन कौन थे और कितने मुसलमान लीडर थे जिन्होंने जंग आजादी लड़ी? तुम्हारा जिया उल हक, चलो जिया उल हक पे आ जाते हैं कि हाँ वो उनका बानी था। अमेरिका फिर कौन था? यूएस नहीं आता तो पाकिस्तान के पिछवाड़े में इतना दम था, और इतना बड़ा वो जिया उल हक तुम्हारा था, पहाड़ जो भी है, आज तक 1 इंच का कश्मीर लेके नहीं गए, जा पाए। बताओ कहां है? उसने यूक्रेन आजाद करवाया, ये सब आजाद करवाया, लेकिन कश्मीर से कुछ नहीं ले पाया। इतना बड़ा तुम्हारा बानी था वो जिया उल हक। वकील साहब और सुनो वकील, अगर हिटलर ने कमर तोड़ रखी थी ना, तो इंडिया के बाद कितने देशों को ब्रिटेन ने आजाद कराया? इंडिया के बाद वहां पे कुछ था भी नहीं, उसके बाद भी कब्जा रखा था उसने। इवन ओमान के पास कोई कंट्री थी, वहां पे भी कब्जा था, नहीं छोड़ा। पता छोड़ा क्यों? छोड़ के क्यों भागे? सब बिग रीजन, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग हवा में तीर मारते हो, हवा से कबूतर निकालते हो। बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वो हिटलर से मिले, आजाद हिंद फौज खड़ी करी, इतनी बड़ी फौज खड़ी करी कि इनकी अंग्रेजों की गांड फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ये कुछ हजार थे, उसमें सारे नेशनलिस्ट थे। आगे बात समझ में? बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ना ही चरखे से आजादी आई, ना ही किसी और चीज से, अहिंसा से। सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े रोल इसमें थे। दूसरी बात, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, उससे लोगों में गुस्सा था, इधर की साइड लाहौर में, पंजाब में सारा गुस्सा यहां पे उमड़ा था। ऊपर से सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज लेके आ रहे थे, कान फट गई थी, क्योंकि चंद हजार थे। समझ में आ गई वकील साहब? तो एक इमोशन इकट्ठा हुआ था उस टाइम पे, प्लस नेशनलिज्म इकट्ठा जगाया गया था। सुभाष चंद्र बोस उसके अंदर सबसे बड़े रोल में थे, ना कि गांधी, ना कि नेहरू, इन सबका कोई रोल नहीं था। इन सबका रोल था खाने का सिर्फ। समझ में आ गई? मेन स्ट्रगल इन लोगों का था, फांसी पे चढ़े, अपनी जानें दी। चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। तो ये हवा से कबूतर उड़ाना बंद करो। बड़ी मुसलमानों ने जंगे, फट्टू है एक नंबर के। अभी बताता हूं मैं, ये झुंड में आते हो तुम लोग, झुंड में सोचते हो कि हम 2-4 को मार देंगे, एक गोली पड़ी नहीं, वहीं दुम दुआ के भागते हो। फिर जर्मनी में कुत्ते छोड़े थे ना, कैसे भागे थे पता है ना? ये भूल गए। तो तुम्हारी ना बस बहादुरी वहीं तक है, बहादुरी तुम्हारी वहीं तक है। जैसे हमास वाले औरत और बच्चों के पीछे छुप रहे थे, गटरों में क्यों छुप रहे थे मार के? इतना पिछवाड़ों में दम था, सामने आते। हुतीस पीछे से छुप के क्यों मारते? इतना पिछवाड़ों में दम था, सामने आते। हिजबुल्लाह वाले पिछवाड़ों में दम था, सामने से लड़ते ना। तुम्हारे पिछवाड़ों में दम है, सामने से लड़ो। प्रॉक्सीज क्यों करते हो? चाइना को मैं बहुत अच्छा मानता हूं इसमें, वो तुम्हारी तरह सुगरपंती नहीं करता, आमने सामने की जंग लड़ता है, आमने सामने की, वो उसमें मजा आता है। पीठ पे छुरा भोंकने वाली नहीं तुम्हारी, हिजड़ों की तरह। आगे बात समझ में? वकील साहब सोच समझ के बोला करो, नहीं तो ऐसे बेइज्जत हो गए तुम। वकील नहीं, सॉरी, दलाल साहब।
मुझे बताइएगा, इस्लामिक कंट्रीज, आपने ये कहा कि भाई जब जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान फोर्सेस को या पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को याद करती है, एटॉमिक बम को याद करती है। बम, पाकिस्तान के बम को इस्लामिक बम कहते हैं। बम कहते हैं, तो वो इस्लामिक बम कहाँ आज तक यूज हुआ मुसलमानों के हक में? देखें सर जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आज लोग कहते हैं जी कि इसराइल शाम में आ गया है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हदीस क़यामत की निशानी है। आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि उसने क्या होना है, ग्रेटर इसराइल होना है और इसराइल ने मदीने तक आना है। अच्छा। फिर ये हरासा से यानी ये मदीने को भी कब्जा कर लेंगे, मदीने तक आ जाएंगे, हुरासा से ये हुरासा में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी कब्जा हो जाएगा इसराइल? नहीं, यहाँ से काले झंडे वाले लोग जाएंगे, फौजें जाएंगी जो जाके वहाँ का सफाया करेंगी। आज वो कहते हैं, इंडिया के चैनल में लोंडे लपाड़े कहते हैं जी कि ये देखें जी वो 450 किलोमीटर का एरिया इसराइल ने फतह कर लिया। और भाई हमें तो पता है सोने का पहाड़ निकलना है दरिया अफरात से। और हाँ जी, सोने का पहाड़ निकलना, मुख्तलिफ कुव्वतें उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लड़ेंगी। ये लिख ले मेरी बात, नोट कर लें, याद कर लें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर 100 में से 99 बंदे उस जंग में कत्ल होंगे और कोई भी उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए ना जाए। और सऊदी अरब में 3 बादशाह, 3 शहजादे आपस में लड़ेंगे और तब हज़रत मोहम्मद का ज़हूर होना है, फिर गज़वा हिंद होना है। तो ये सारे वाक़यात होने हैं। जब गज़वा हिंद की बात करते हैं ना तो एक अलग ही टॉपिक छिड़ जाता है, अलग बहस। आप गज़वा हिंद की बात करते हैं, फिर उधर से जवाब आता है कि भाई हम अखंड भारत। और ये जो लश्कर खरासा से जाएंगे काले झंडों वाले, ये जाके इसराइल में अपने झंडे गाड़ेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसका रुख नहीं मोड़ सकेगा। ठीक है, आपने भी जब रुख नहीं मोड़ सके तो क्यों चीखे मार रहा है, क्यों हग रहा है मुंह से, क्यों गंदगी फैला रहा है इंटरनेट पे? घर में जा, बैठ, मौज ले, रोज ले, ना मिले तो खोज ले। काले झंडे वाले तो फिलहाल अभी तुम्हारी लेने पे लगे पड़े हैं, काले झंडे तुम्हारे पिछवाड़े में डंडे गाड़ रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना? उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब होना है तो फिर चुपचाप बैठो, होना ही है, तुम तो रोक नहीं सकते ना, कोई नहीं रोक सकता, तो चीखे मार के क्या कर लोगे? फिर छाती के ऊपर तुम सारे के सारे हैं, क्यों बन रहे हो गुदिल्ला, एंग्री गुदिल्ला? वकील मजाक नहीं कर रहा, तो अगर कोर्ट में ऐसे बोलेगा ना, तेरा सच में जज तेरा ऐसा तेरा तीतर बनाएगा ना, तेरे धनुष बाण में ऐसे ऐसे जगह ऐसे छेद से निकालेगा ना तीर, तो सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसे जज की औकात पता नहीं है, नहीं क्या है नहीं भाई। इंडिया के अंदर तो नहीं बोल सकते तुम, ऐसे बोल के दिखाओ। जैसे ऐसे तीतर बनाएगा ना तुम्हारे, तीतर और बटेर कहाँ घुसाएगा, कैसे तीर कमान तुम्हारे बना के घुसाएगा, तुम्हारे झंडे बना के कहाँ डंडे गाड़ेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। वकील तो भाई ये वकीलों वाली नहीं, दलालों वाली हरकतें हैं, तो वकील मत बोल अपने आप को। आलोक भाई ने इसको बड़ा गंदे वाला इसको पेला था, ये चिढ़ गया पूरी तरह से। मैं इंडिया वालों को, अपने भाइयों को भी दावत देता हूँ, आप सर्च करें इस्लाम को। ये जो बातें आज तक जितनी भी हो चुकी हैं, हो रही हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। वरना तो ये दुनिया घूमने के बारे में कहा था, ये सींग इधर था, दुनिया एक गाय ने सर पे रखा हुआ है, बड़ी बड़ी थ्योरी थी। हमारे इस्लाम में कुरान पाक में बता दिया था कि सूरज के घूम रही है, हर चीज घूम रही है। आपने गज़वा हिंद की बात की, लेकिन अबे पृथ्वी चपटी है, वो घूमती नहीं है। वो तो चीज पता नहीं कुछ रख दिया गया था उस पे, जब हिल रही थी धरती। हमारे में बताया पूरा जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, कहानियों के थ्रू, माइथोलॉजी के थ्रू बताया गया, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। साइंस ने बहुत बाद में ढूंढा। उस माइथोलॉजी का मतलब समझोगे ना, तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। तुम लोग रिसर्च नहीं करना जानते ना, तुम रिसर्च भी नहीं कर सकते उस पर। तुम्हें इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर सनातन धर्म को पढ़ोगे, शुरुआत से पढ़ो, शुरुआत से, हर एक चीज की साइंस है, हर एक चीज की साइंस उसमें बताई गई है कि कब किसने कैसे जन्म लिया और पृथ्वी पे जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। ये चीज ना साइंस भी मान चुका है। अब अभी बात समझ में, इतनी बड़ी अगर तुम्हारे कुरान में या तुम्हारे इतने मुसलमान साइंटिस्ट थे, तो मुझे एक किसी बड़ी उसमें दिखा दो, मुझे नासा के अंदर या फिर चाइना की किसी उसके अंदर, कि हाँ भाई इस्लाम का लगा हुआ है कुछ, इस्लाम से थ्योरी निकाल के बनाई गई है, पब्लिश हुई हो। सारी हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू जितने थे उनकी हुई है। नटराज की मूर्ति नासा में मिलेगी तुम्हें, नटराज की मूर्ति। समझ में आ गई बात? वो तुम्हारे कैसे आएगी? गोबर घोल के पीने वाले को ज्ञान घोल के पिलाओगे तो ज्ञान उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, क्योंकि हमें हमेशा हाजिर रहना चाहिए और हाजिर दिमागी से बात करनी चाहिए। जब हम जज्बात में आके कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, उसमें हमें पता नहीं चलता, अक्सर बातें हम जज्बाती कर जाते हैं, देखने वालों को वो मजाक लगती हैं।
मैं कहता हूँ इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, KPK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई TTP ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं कहता हूँ इस बात का अगर मुझे जवाब मिल जाए ना तो यकीन माने मेरे दिल को सुकून आ जाए। कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट किया? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए आप जब बात इलॉजिकल, या मुझे ऐसा लगेगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें, जैसे अपना इमरान खान की हुकूमत नहीं बन सकी और शहबाज शरीफ की बनी है, को बनी है, तब से ये खारजी ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। आए दिन पाकिस्तानी फौज पे हमला हो रहा है, उधर से बलोचिस्तान में पाकिस्तान पे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया राह सपोर्ट कर रही है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ इसलिए मुझे इलॉजिकल बात करती है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि राह सपोर्ट कर रही है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये मेरा काम है ना, यानी मेरी गवर्नमेंट और मेरे इदारों का काम है कि अपने घर को महफूज करना। कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इदारों, ये हमारी फौज उन पे हमला करके उनको हटा रही है, कहीं कितनी बेअज़ब हुई है, कितनी ऐसी हुई है, जैसे हमारे मुसलमान फौजियों ने, पाकिस्तानी फौज ने उनको पाकिस्तान से निकाल बाहर किया और उनको मजबूत नहीं होने दिया। यही बात मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप परेशान ना हो, जो आर्कन जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें, असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें, इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना, और हमारी इस्लाम में भी ये प्रेडिक्शन है क़यामत की निशानियों में सब कंट्रीज को वो तबाह कर देगा। इसराइल जनाब शाम को, लिबिया को, ये ईमन के ईरान को और सऊदी अरब तक आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान दफाई मदद करे, क्योंकि हरासा हमारा एरिया और हमारी फौजों ने जाना है और जाके इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देना है। और इसी तरह मैं कहूँगा अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। अच्छा, उसकी अपना एरिया बंद होगा। आपने आपकी सारी बातें सुनी, मुझे बताएं चिकन नेक आप जो बात कर रहे हैं, जो 8-10-15 किलोमीटर का रास्ता है इंडिया का, ठीक है, तो अगर वो रास्ता बांग्लादेश बंद कर देता है, तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी, और सेकेंडली मैं कहता हूँ वो कर भी देता है, बंद कर देता है। आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान 1971 में इंडिया के सामने उस तरीके से नहीं टिक पाया था, बांग्लादेश टिक पाएगा? आपके ख्याल मेरी बात सुने, 97 में अगर टिक्का खान होता, अच्छा, अगर बांग्लादेश में टिक्का खान होता, मैं दावे से कहता हूँ, तो ये बांग्लादेश नहीं बनना था। अच्छा। वो जनरल एक नियाजी था, वो एक ठंडे मिजाज का जनरल था, और वो कहता था मैंने कत्ल वगारत नहीं करनी, ना मुसलमान, किसी मुसलमान फौजी को भी नहीं मरने देना, ना किसी अवाम पे हमने। और इसका नतीजा ये हुआ 53 साल बाद आज बांग्लादेश की अवाम को समझ आ गई है, गवर्नमेंट को समझ आ गई है, और पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनके साथ दफाई मुआहदे कर रहे हैं। कल भी मोहम्मद यूनुस से शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम सारी बातें बुलाना चाहते हैं, जैसे कि सीना वजीर कहती थी आप मुझसे माफी मांगे, उन्होंने कहा था हर बातें बुला के हम दफाई मुआहदे में आगे जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के से जैसे ये, और एक और चीज बता दूं, ये जो आज यूएस से पाकिस्तान के मिसाइलों पे कह रहा है, ये पाबंदी लगा रहा है, इसलिए कह रहा है कि इंडिया ने जब जाके दोबारा चाइना की गोद में बैठ गया इंडिया, कि वो बांग्लादेश की वजह से, उसे पता है कि चिकन नेक बंद होनी है, तो उसमें चाइना का भी किरदार होना है। आज वो सारी जिंदगी चाइना को गलत कहना, बुरा कहने के बाद अब चाइना की गोद में बैठ गया जाके इंडिया। तो सर मेरी बात सेठी साहब का आप तक, अबे वकील तू सच में वकील नहीं, तू सच में चूतिया। और दूसरी बात भाई, आप सब ये वीडियो ना, इसका मैं इसको क्रॉप करके ना छोटा सा एक शॉर्ट बना दूंगा, आप सब इसको शेयर करना कि इनके यहाँ के पढ़े लिखे वकील जो अपने आप को कहते हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन इन सबको सपोर्ट करते हैं, फिर ये कैसे कहते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया जाता, आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं हो जाता, हमारे देश में आतंकवादी नहीं है। हाउ दिस पॉसिबल? और तेरे टिक्का खान में इतने पिछवाड़े में उसके दम था तो कश्मीर की नहीं ले पाया। और एक चिकन नेक की बात ना, तू चिकन नेक तेरा यूनिस भी आ जाए, तेरा चाइना भी आ जाए, सबके ना लत्ते लगा देंगे। और गोद में जाके बैठ गया, पापा पापा बोल के चाइना आया हमारे पास कि चलो खत्म करते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट। अभी तो तुम्हारे पिछवाड़ों पे डंडे पड़ने, अभी चाइना की तरफ से ही पड़ेंगे, टेंशन मतलब। तुम सोचो जो तुम्हें 40
फाइटर जेट वो 5 जनरेशन के मिल जाएंगे $60 मिलियन के 600 मिलियन डॉलर के समथिंग 40 नेक्स्ट ईयर। तुम्हें लगता है वो मिलेंगे? घंटा नहीं मिलने वाले तुम्हें, वो याद रखना ही है। अच्छा, पाकिस्तानी वो बोलता है ना, ये बिना सर पैर की बातें करनी, हवा से कबूतर निकालना, है ना, मुसलमान एक जंगू कौम है, गांड फट जाती है 2 गोली खाते के साथ ही। तुम्हारे मोहम्मद यूनुस के भी तोते बड़े पड़े हैं, भीख मांग रहा है, बाबूजी चावल दे दो। हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भेज भी दिए, चावल खा लो, भिखमंगो, भिखारियों, खाने को उनके पास है नहीं, जंग लड़ेंगे। 1 लाख 60,000 की फौज है उनकी, यहाँ 14 लाख की फौज है, 14 लाख की फौज है। और फिर भी एक एक बंदा ना 10 पे भारी पड़ेगा हमारे यहाँ का, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो होती है इतनी टफ होती है। और बांग्लादेशियों की ट्रेनिंग के बारे में सुन के तो मेरे को आहा माशाअल्लाह, जब वो ट्रेनिंग लेस अराकान आर्मी के सामने सरेंडर कर चुके हैं वो, तो इंडियन आर्मी के सामने जिनकी इतनी टफ ट्रेनिंग्स होती हैं उनके सामने झुकेगा। बेटा बांग्लादेश के टुकड़े होने हैं, ये ऐसी हरकतें करते रहे, मैं तो कहता हूं टुकड़े होने हैं, और करते नहीं हरकतें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पाकिस्तान में शो ऑफ करेगा, दिखेगा ये। तुम जैसे लोग ऐसे आके बाहर बोलोगे तुम टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, टेररिस्टों को सपोर्ट करते हो, तो अब मजा आएगा। और तेरा टिक्का खान हो, जिया लक हो, किसी के पिछवाड़ों में दम नहीं था साले के। सारे हिजड़ी कौम थे, तुम भी हिजड़ी कौम हो, कांड में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अगर इतने तुम बहादुर हो, इतने बहादुर हो, तो ऐलान कर दो जंग का अपनी फौज के साथ, आ जाओ। हिजड़ापंती मत करो, ये पीठ में छुरा भोंकना, प्रॉक्सीज करवाना। और जो तू कह रहा है ना कि रॉ करवा रही है, तो कोर्ट में जाके भी ये भी बोलते कि नहीं इसने करा है, इसने खून करा है। जब तेरे मुंह पर थप्पड़ मार के बोलेगा भोसड़ी के, वो तो दे दे पहले सबूत दे, इसका सबूत कहां है, किस बंदे ने मारा है, सबूत चलता है ना हर जगह पे, सबूत है नहीं है, और कुत्ते की तरह भौंकना है। तो तू वकील नहीं, भांड लगता है मुझे, तू दलाल, सॉरी दलाल, भांड भी नहीं। तो तुम दलालों की ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम लोग ना हवा से कबूतर निकालने की कोशिश करते हो, सारी बातें मतलब एक फिक्शन स्टोरी एकदम। तू स्टोरी लिख, पाकिस्तान की दे तू इंडस्ट्री को, लॉलीवुड को, कुछ ढंग की फिल्में बनाएंगे तेरी इस पे कहानी पे। वैसे कहानी अच्छी है तेरी, पाकिस्तानी खुश रहेंगे इस पे ठीक है ना। सुने उन्होंने 100% सही कहा है कि इंडिया ने ही अमेरिका को मजबूर किया है उसको। सर मैं नहीं कह रहा, मैं एक व्यू बता रहा हूँ, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक फैक्ट, वो हमारे पाकिस्तान के सबसे हरदिल अजीज हैं और तजियाकार हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने यूएसए को बोला, क्योंकि यूएसए ने कहा है कि भाई हम तो आपको चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, हम तो आपकी इधर का गुंडा बनाना चाहते हैं, बदमाश बनाना चाहते हैं, आप चाइना के नीचे जाके लगे। सवाल का जवाब दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई जो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस या पाबंदियां लगा रहा है मिसाइल की रेंज को लेके, वो इंडिया ने बोला है सर, बिल्कुल। और ये नजम सेठी उनकी अपनी ओपिनियन है, वो एक जर्नलिस्ट है, एक एनालिस्ट है, उनकी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन 99% जो है ना सच साबित चले वो देखते हैं कि मेरा भी इस फील्ड में 4 साल ऑलमोस्ट मुझे स्टडी करते हैं और फिर बड़ी डीपली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हो गया। मुझे बताएं इंडिया को क्या जरूरत है ये कहने की कि भाई पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ कि भाई इंडिया का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इस टाइम भी पाकिस्तान के पास मिसाइल मौजूद है। मेरी बात पूरी से, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल मौजूद है इंडिया के किसी भी एरिया तक वो पहुंच सकते हैं। जब इंडिया के एरिया तक वो पहुंच सकते हैं, फिर इंडिया को क्या जरूरत है लॉन्ग रेंज। वो भाई इसराइल की बात करें, हम हमेशा हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है अच्छा, इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है, अच्छा, भूटान से बिगाड़ा हुआ है, अच्छा, और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा, ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं, उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा, मैं हिंदुओं को कहता हूँ कि ये दीन के मरीज है। अच्छा, ये हमारे इनकाल की उतार को पढ़ लें जाके और समझें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी निशानियां पूरी होती हैं कि उनकी वालदा का नाम कौन था होगा, और जो मसीहा की किताबों में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और तू हमारी पॉलिसीज बताएगा, तू अपनी पॉलिसीज देख ले। और भूटान के साथ हमारे रिश्ते, अबे भूटान की रक्षा हमारी आर्मी करती है, चूतिए। तू हमें पढ़ाएगा क्या है? औकात है तेरी? और हाँ वो भोसड़ी के हैं छुरीबाज, वो पीठ में छुरा घोपते, तुम्हारी औकात यही है सालो। क्योंकि जिस धर्म में हो ना, उस धर्म में यही सिखाया जाता है, इस धर्म में यही सिखाया जाता है, पीठ में छुरा भोंको, जहां काफिर दो मार दो, प्यार से बोलो, ना माने तो उससे कत्ल कर दो उसका। तुम्हारे दिमागों में ये है। और तू साले 2 कौड़ी के भड़वे, तू हमें सिखाएगा। और हाँ तेरा क्या था वो एक चीज भूल गया मैं, कि हाँ तेरे गोलियां नहीं चलाई,
10 लाख औरतों का रेप करने वाले तेरे फौजी थे, वो जो कलमा गो फौजी थे भड़वे, वो 10 लाख औरतों का 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए थे, जिसमें ज्यादातर हिंदू औरतें थी, वो मुसलमान नहीं थी। मुसलमानों के ऊपर भी उन्होंने करा कब्र खुदवा के उनको गोली मार देते थे उसी कब्र के अंदर, वो तो मेरे मुसलमान फौजी थे। समझ में आ गया? तू साले 2 कौड़ी के वकील भड़वे हैं, 2 साले तेरी औकात नहीं है बोलने की, भांडगिरी कर तुम, बकचोदी मत कर यहां पे खड़ा होके, नहीं तो तेरे को ऐसे ही पेलूंगा मैं और गाली दूंगा, उखाड़ लियो जो उखाड़ना है मेरा। और तेरे पिछवाड़े में दम होना तो उसका आंसर दे दियो विद फैक्ट्स। मैं तेरे को विद फैक्ट्स दे रहा हूं। तेरे पाकिस्तान के अंदर किसी साले की एक बात पे सर पैर बता दे, एक सबूत किसी के पास नहीं होता, सिर्फ एक बंदा दिखता है मुझे, वो सैयद मुजम्मिल, वो प्रूफ के साथ बात करता है। बाकी किसी पाकिस्तानी की औकात नहीं है वो प्रूफ के साथ बात कर जाए, क्योंकि पता है प्रूफ के साथ बात करेगा तुम डूब मरोगे। दिखा दे तेरे धर्म में नहीं लिखा हो कि हम काफिर दो देखो मार दो, दिखा दे तेरे धर्म में नहीं लिखा हो कि पृथ्वी चपटी है, दिखा दे तेरे धर्म में नहीं लिखा हुआ कि पृथ्वी घूमती नहीं है। बता, मेरे धर्म में लिखा हुआ है हर चीज के बारे में, कौन किसकी परिक्रमा करता है, कैसे घूमता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, हर चीज बताई गई है हजारों साल पहले, जब तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था। आगे बात समझ में, 2 कौड़ी के वकील बेटा इस पे आएगा तो इस पे भी आ जाऊंगा मैं। मेरे धर्म में लिखा हुआ है, मेरे धर्म में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। तुम्हारे धर्म में कहते हैं हम कब्जा करेंगे, सारी जगह पे मुसलमान होंगे। आगे बात समझ में? तो ये घुसाले पिछवाड़े में, समझ में आ गया? 2 कौड़ी के वकील, कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता। तो वकील से, सॉरी मैं वकील क्यों बोल रहा हूं बड़ा भाई को, हैं? कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता। रिपोर्ट्स, सबूत उस पे चलते हैं। कहानियां बनाने में वो चूतियापा बोलता है, इसलिए तुम्हें पेला जाता है। अगर शोएब इसको बार बार लेके आइए, उसको पेलने में मजा आएगा बहुत, क्योंकि जो ये चूतिया वाली बातें करता है ना, आहा आनंदित। थोड़ी साथ बात करूंगा ना, आप वन साइडेड बात हमदर्दी है, क्यों देखें मेरी बात सुने। इंडिया वालों को मैं कहूंगा एक मिनट कंप्लीट करने दे। अच्छा। क्यों इंडिया से सिख बने हैं? सिख मतलब पैदा हुआ है हिंदुओं से। क्यों हिंदुओं से ये ईसाई पैदा बने हैं? क्यों मुसलमान हुए हैं? और भी दूसरे मज़ाहिब में लोग आए हैं, इवन के बुद्ध मत बने हैं, क्योंकि इंडिया का मजहब जो है वो थोड़ा सा वीक है और बिल्कुल हट गया। आप देखें इसराइल आपका दोस्त है, वो भी अल्लाह को एक मानते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, ये चीज नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। भाई आप लोग समझ नहीं आती आप लोगों को आइडिया है कि इस टाइम कितने लोग, ये आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब इस्लाम है। आप एक दफा जाके दोबारा सर्च करिएगा, जो वो मजहब जिसे पाकिस्तान में हम नाम नहीं ले सकते, एथिस्ट, ठीक है, वो जितनी तेजी से फैल रहा है। देखें हमें सबसे ज्यादा फैलने वाला, सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। अच्छा, उसके बाद कोई दूसरे मजहब के ऊपर तो हम उस तरीके से नहीं बात करते। वो तो 2 कौड़ी के सिख पता क्यों बने? सिख बने इसलिए ताकि मुगलों के सामने वो हिंदू में एक अपना बड़ा बेटा उसको सिख बनाते थे, खालसा बनाते थे उसको, तब जाके खालिस धर्म ये सिख धर्म बना। ये सिर्फ वॉर करते थे, रक्षा करते थे देश की। झंडू तुझे यही नहीं पता, तेरे को अपने धर्म के बारे में नहीं पता, तो दूसरे के धर्म पे उंगली उठाने से पहले ना 100 बार सोच, नहीं तो तेरी गांड फाड़ दूंगा मैं वहीं आके। समझ में आ गई बात? बाप है हम सबकी, जननी है, पापा है हम। 2500 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं है, हमारा हजारों साल पहले से चल रहा है। हमारे धर्म में रोक टोक नहीं है तुम्हारी तरह। हमने सबको फ्रीडम दी है, फ्रीडम दी है हमने। अपने हिसाब से आप जी सकते हो, अपनी सोच के हिसाब से जी सकते हो, अपनी सोच डेवलप कर सकते हो। तुम्हारी तरह नहीं बाउंड करके रख दिया जाए, बुरखे में रहना, बुरखा ना उठाओ, बुरखा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। 20 मीटर तंबू में लेके नहीं जाते। समझ में आ गई? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम किसी चीज पे रोक नहीं लगाते। अपने आप को डेवलप करो, जो धर्म है हमने बताया उसको समझो कि कैसे ये चीजें हुई हैं। चाहे वो हमने कहानियों के थ्रू, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, चाहे किताबों के थ्रू बताया, स्टोरीज के थ्रू बताया। तुम्हें क्या बताया? एक साइंस बता दो तुम्हारे उसके अंदर, एक भी साइंस जुड़ी हो। कोई भी साइंस नहीं, बिना सर पैर की बातें हैं, बिना सर पैर की बातें। मुंह काट लो अपना। क्यों काट लो भाई? रीजन क्या है? कुछ पता ही नहीं क्यों काट लो बस खाली मुसलमान बनना है, नुन्नू काटना पड़ेगा इसलिए। हमारे यहाँ पे शिखा रखी जाती है ना, शिखा, उसका भी मतलब होता है, उसमें तेल लगाते हैं यहां से, उससे
दिमाग के किसी प्रेशर पॉइंट पे पड़ता है, उससे बुद्धि ज्यादा तेज काम करती है, दिमाग ज्यादा वर्क करता है। समझ में आ गई? योगा हमसे निकला, जो बुद्ध धर्म था ना, निकला इस वजह से क्योंकि वो शांति प्रिय लोग थे, वो इस हिंसा में बिलीव नहीं करते थे। बुद्ध धर्म इसलिए निकला। लेकिन तुम लोगों ने, जाहिलों ने, तुम लोगों ने उनको भी हथियार उठाने पे मजबूर कर दिए। ये लोग कभी हथियार नहीं उठाते, बुद्धिस्ट, तुम जाहिलों ने उनको भी हथियार उठाने पे मजबूर कर दिए। म्यांमार से इसलिए लात खा के भागे हो तुम, समझ गए? पूरी दुनिया किससे परेशान है? मुसलमानों से। कहां से पूरी दुनिया से गेट आउट किसे बोला जा रहा है? मुसलमानों को। जहां गंद कौन मचा रहा है सबसे ज्यादा? मुसलमान। अगर तेरे धागे खोलने पे आऊंगा ना, घंटे भर की वीडियो बन जाएगी, घंटों की बन जाएगी, समझ गया? इंटरनेट पे या हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन, आप किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मैं आता हूँ, हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। क्या वजह है कि भाई इसराइल को हम पॉइंट आउट उस तरीके से नहीं कर पाते? अभी ये ओपन सीक्रेट है कि भाई इंडिया को जरूरत नहीं है कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल को रोके, उनके तो हर सिटी में हमारा मिसाइल जा सकता है। इंडिया को क्या जरूरत है? 23 मार्च 2024 को ही जब परेड हुई है ना, परेड, तब ये इन्होंने अबाबील का तजर्बा किया और शाहीन 3 का किया। तब से इंडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं। अबाबील मिसाइल ऐसा है कि जो एक वक्त में 6 एटम बम जो है ना मुख्तलिफ टारगेट पे गिरा सकता है। अब ये पिछले हफ्ते की खबर है, बिल्कुल पिछले हफ्ते की खबर है कि इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। हाइपरसोनिक और चीज है, सुपरसोनिक मिसाइल अबाबील और चीज है। अबाबील वो मिसाइल है जो जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी नहीं है। अच्छा। तो एक वक्त में 6 वार हेड लेके जा सकता है, यानी कि 6 एटम हम मुख्तलिफ शहरों में दाग सकता है। और जो हाइपरसोनिक हमारा शाहीन 3 है, ये अबाबील से भी अगली टेक्नोलॉजी है। चलें, ये देखने वाले इसके ऊपर नीचे कमेंट करिएगा। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अमेरिका इंडिया को जो सब कंटिनेंट में बदमाश बनाना चाहता है, ईरान चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। अब वो जब जाके इंडिया चाइना की गोद में बैठ गए हैं, इनके जो वो डील करते हैं, यानी कि कल को हमारी अगर किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ ट्रेड बेहतर होती है, रिलेशन, तो फिर हम दूसरा कंट्री है कि पाकिस्तान गोद में बैठ गया। देखें, अगर आज इंडिया गलत कहने वाला चाइना को दुश्मन कहने वाला, तिब्बत के और मुख्तलिफ मैदान पे लड़ने वाला, मुख्तलिफ जो है वो इनके दुश्मनी चलती रही है, इख्तलाफात पे झगड़ने वाला कि हमारे एरिया ले लिए, इंडियन फोर्सेस होती थी, हमारे एरिया इंडियन चाइना आर्मी ले लिए, फलाने ले लिए, ये ले लिए, पानी वो डैम बना रहा है, यूं कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहने का मकसद है कि इनको जो असल में गुमराह करने वाले जो ज्यादा है ना, इंडियन चैनल पे जो बैठे हैं लोंडे लपाड़े हैं। एक वो डीडी है जिनका वो कहते हैं जी मुझे कॉल करनी है तो पैसे दें जी, तो मुझे कॉल होगी, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आप दुबई आ जाओ मेरे पास सामने। और लास्ट टाइम भी आपने जो बात की थी उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर जनरल टिक्का खान होता तो बांग्लादेश कभी ना बनता। नहीं, दुबई आ जाए। अच्छा, तेरा जनरल टिक्का खान होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। टिक्का खान था तो कश्मीर क्यों नहीं ले लिया? कश्मीर क्यों नहीं ले लिया ये बता। तो बकचोदी का ट्रक मत चलाया करो, तुम्हारे लिए तो कश्मीर तुम्हारी शहादत था ना। तो तुम्हारे टिक्का खान ने डीडी डायरेक्ट वाले की बात कर रहे हो, तेरा बाप है, वो बाप है तेरा। तूने कौन सी बात का जवाब दिया उसकी बता मेरे को, एक प्रूफ बता दे मुझे। तू उसकी बात कर भाई, तू अगले बंदे की बात करके तू मेरी बात का जवाब नहीं दे पाया। एक सबूत दिखा दे तू मेरे को। ब्लैक सेप्टेम्बर के तूने ऊपर बात नहीं करी, तूने 1857 की जो भी क्रांति थी उसके बारे में बात नहीं करी। कितने मुसलमान थे उसके अंदर, तूने कितनी बात करी? शहीद कितने थे, किसकी वजह से ये अंग्रेज भारत छोड़ के भागे? किसी की बात नहीं करी तूने। तो धर्म पे आ गया, तो धर्म पे भी फेल हो गया। किस पे बात करी तूने? तूने वो लास्ट का देख लिया, वो लास्ट का मैसेज ना वो देते कि अगर बात करनी हो तो आप मुझसे इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस पे पैसे लगते हैं। ये क्लियर, तुम्हारी तरफ गुमराह नहीं करा, तुम्हारी तरफ गुमराह नहीं करते ना, फ्रॉड नहीं करते हम लोग, क्लियर बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो वकील कुछ नहीं है, तो भांड है कुछ नहीं है। क्योंकि बेटा वकील ना कोर्ट में अगर ऐसे बकचोदी करेगा ना, जज गांड फाड़ देगा, और बहुत बुरी तरह फाड़ेगा तेरी गांड। जीप से तेरे पूरे पोछा लगवाएगा गंदे फर्श पे, समझ गया? बिना सर पैर की, बिना लॉजिक बातें। वकील तो किसी एंगल से नहीं है। मैंने पूरी आलोक भाई की वो वीडियो देख रखी है, उसके अंदर जितनी भी बातें बोली गई थी, तूने एक चीज का जवाब नहीं दिया है। तो आलोक भाई तक तो दूर की बात है, तुम मुझसे नहीं बढ़ले बहुत है। दुबई आ जाओ। दुबई क्यों आ जाओ बे? तेरे को अच्छा, हम तो दुबई पहुंच जाएंगे, तुझे वीजा मिलेगा? वीजा मिलेगा तुझे? तो सोच ले, हमें तो वीजा इसलिए मिल जाएगा, ऑन अराइवल वीजा है वहां पे, तो वीजा मिलेगा तुझे?
तेरा टिक्का खान होता ना, वो टटिया खाता। टिक्का खान भी तेरा, वो तो शायद मूड भी पी लेता। 93,000 की पैंट उतरी थी, शुक्रमान। और गोद में कौन, यूएस को ये बंदे गालियां पकड़े रहते पूरे टाइम पे। अमेरिका उसी का टिट्टे चाटते फिर जाके बैठ के, बाबूजी दे दो ना बाबूजी। बेटा हमने ये कहा कि चाइना घुसा था और पेला हमने चाइना को, उसको पता लग गया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो तुम जो ये अपनी बैठ के ना बकचोदियां करते हो ना चैनलों पे, उनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है। तुम प्रूफ नहीं बकचोदी देते हो, इसलिए तुम्हारी ना तुम्हारे चैनल की औकात, ना तुम्हारे मंत्रियों की औकात, ना तुम्हारे पीएम की औकात, ना तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर की औकात, तुम्हारे आर्मी चीफ की औकात नहीं, तुम्हारे सीआई चीफ, उसके आईएसआई के चीफ की औकात नहीं, तुम लोगों की औकात नहीं, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए झंड होती रहती है। दिखाओ तुम्हारी बेइज्जती एक बार फिर देखो, ऐसी बेइज्जतियां होती रहेंगी। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो झंडू के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।